नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही। और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास आवाम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो, या फिर मौसम, मानसून या बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हो, तमाम बड़े अपडेट्स हो, और ये सभी आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश्वरी जी, और छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, मैं आपके ही पास आना चाहूंगा। आप बताइए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी तमाम खबरें कौन सी है जो अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है और क्यों बनी है? देखिए, मैंने जो तमाम जो दुनिया की नज़र जो है वो बनी हुई है बांग्लादेश की सियासत पर। पूरी दुनिया उसका नज़र बना हुआ है और सबको जानना है कि बांग्लादेश में इस समय क्या सियासत चल रही है, क्या स्थिति है। जिस तरह से देखा जाए कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री पद से। उसके बाद में जो तमाम समीकरण बदले थे, तो वहाँ जो छात्र आंदोलन चला था आरक्षण को लेकर के, अब बात सामने आ रही कि वो एक बहाना था शेख हसीना को हटाने के लिए उसको माफी मांगेंगे। उसके बाद में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है कि लगातार जो घटनाक्रम वहाँ चल रहा है, उसके बाद में अभी आ रहा है कि आज वहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया जाना है और इस अंतरिम सरकार में 15 सदस्य शामिल होंगे, 15 मंत्री होंगे, जो आज रात 8:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। और ये जो अंतरिम सरकार है, 15 सदस्यीय सरकार रहेगी, इसका जो नेतृत्व है इसको लीड करेंगे नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस जो हैं, वो लीड करेंगे। और मोहम्मद यूनुस आज दोपहर बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। अभी वो पेरिस ओलंपिक में है और वहाँ की आयोजन समिति में है, तो आज वो 2 बजे के बाद बांग्लादेश पहुंचेंगे और उसके बाद में रात 8:30 बजे अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे। शपथ ग्रहण में लगभग 400 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ वकार रहमान ने शपथ ग्रहण की जो जानकारी संबंधित है वो साझा की। इधर अगर देखें कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास लगभग 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से वहां इकट्ठे हुए थे और बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की बात की है। के बाद में इन सभी को लौटाए बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जो है हाई अलर्ट मोड पर है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि बनने के बाद मोहम्मद यूनुस का पहला बयान सामने आया है और वो बयान बहुत कुछ कहानी कहता है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मैं बहादुर छात्रों को देश के दूसरे विक्ट्री डे पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना होगा। तो ये जैसा कि वो कह रहे कि दूसरा विक्ट्री डे है। पहला विक्ट्री डे हालांकि बांग्लादेश को का निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज वो मान रहे कि दूसरा विक्ट्री डे है, इसको लेकर के उन्होंने बधाई दी। दूसरी तरफ एक चीज और दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा से अब तक लगभग 500 लोगों की मौत हो चुकी है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय ये घटनाक्रम चल रहा था उसी रात में 6 अगस्त की घटना है ये। हालांकि ये घटना अब सामने आई है, इससे पहले किसी की नजर में नहीं आई थी। और वो घटना ये कि सेंट्रल जेल से 209 कैदी जो हैं वो फरार हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के गाजीपुर में काशिमपुर सेंट्रल जेल से जो 209 कैदी फरार हुए हैं और इन कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया था और मुठभेड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और अब ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड जा सकती हैं। हालांकि पहले लंदन जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस बीच ब्रिटेन सरकार ने ऐसे संकेत दिए कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश में प्रदर्शन के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसके बाद अब वो भारत के एक सेफ हाउस में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और शेख हसीना के बेटे जो वाजिद जाए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। तो कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो है वो अभी भारत में रहेंगी कुछ समय।
इस बीच में ये देखा जा रहा है कि उनके जो समर्थक हैं, शेख हसीना के समर्थक हैं, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ऐसे 29 बड़े नेताओं की वहाँ हत्या कर दी गई है। इसी संदर्भ में जिक्र करना चाहूँगा कि भारतीय दूतावास के जो 190 कर्मचारी हैं, उनको वहाँ से निकाला गया है। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद में बांग्लादेश के रिज़र्व बैंक के टॉप 6 अधिकारियों को भी जो है इस्तीफे दे दिए गए हैं। और इसके अलावा देश की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसमें से एक रैपिड एक्शन बटालियन के चीफ को बदला गया है। और मैं बताऊं कि यहाँ आर्थिक नुकसान का जो आकलन किया गया है कि अगर पिछले 15 दिनों में जो वहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसमें बांग्लादेशी मुद्रा में लगभग 75,000 करोड़ का, यदि भारतीय मुद्रा में बात करें 54,000 करोड़ रुपए का वहां पर नुकसान हुआ है। एक खबर का और जिक्र करना चाहूंगा मैं, जो खबर हालांकि है तो खेल जगत से, लेकिन उस पर सियासत हो रही है, क्योंकि फिर जिक्र करना जरूरी होगा कि पहले जो पेरिस ओलंपिक है 2024 में भारत की महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल का जो मैच होना था उससे ठीक पहले डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। तो विनेश को उनके मेडल मैच से ठीक पहले डिस्क्वालीफाइड करने पर, क्योंकि 100 ग्राम वजन जो है उनका तय सीमा से ज्यादा आया था जांच में, तो उनको अयोग्य करार कर दिया गया है। दिनेश फोगाट ने महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लिया था, और इस इवेंट में हिस्सा लेने के बाद में फैसले के बाद अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। वहीं जब उन्होंने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाइड किया है, तो उनको कुश्ती से डिस्क्वालीफाइड करने के बाद में उन्होंने लिखा कि मैं कुश्ती, उन्होंने अपनी माँ को संदेश लिखा है कि माँ, कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं कुश्ती से हार गई। तो उनके अब संन्यास की घोषणा कर दी है कि अब वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। उसके बाद में हालांकि जो बात कही जा रही है कि उनको रजत पदक मिलना चाहिए, भारत में कांग्रेस भी उनको रजत पदक की समर्थन कर रही है कि उनको रजत पदक मिलना चाहिए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि 100 ग्राम वजन अधिक था उनका, तो इसको लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि वो रजत पदक उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। एक आखिरी खबर का जिक्र और करना चाहूंगा मनीष में, बिल्कुल। क्योंकि ये जो खबर है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। यहाँ चुनाव आयोग की टीम आज वहां पहुंच रही है, और चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो और तेज हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन वाली सरकार वहां दे गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर है, और प्रतिनिधि मंडल जो है श्रीनगर आज पहुंचने वाला है 11 बजे। हालांकि चुनाव आयोग की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होने वाली है। इसके बाद पीपुल्स अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को जो है कल 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर होना है। हालांकि कहा जा रहा था कि जैसा कि इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा सहित जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्दी होने वाले हैं। हालांकि इस काम को पूरा करने के लिए इसी माह 20 अगस्त तक की डेडलाइन जारी कर दी गई है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस मिल जाए। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक के दोनों शीर्ष नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने खुद को चुनाव से अलग रखने की बात कही है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर की है कि केंद्र ने विधानसभा से कानून और व्यवस्था संबंधी तमाम अधिकार जो हैं उपराज्यपाल को सौंप दिए हैं। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। तो अब देखना है कि ये जो दौरा है, इस दौरे के बाद में कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, और उस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। जी मनीष। जी बिल्कुल ठीक है। और चलिए मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, और क्यों बनी है, उनके मायने क्या है? देखिए मनीष, निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार पहल की जा रही है, उससे जुड़ी ये सारे समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय 2 दिन के बेंगलुरु दौरे पर हैं, और उन्होंने जिस तरह से बुधवार को तमाम सारे निवेशकों से चर्चा की, और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है या जो उनका वहां पर रोड शो हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो सीएम ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश पर वहां जिस तरह से उनकी चर्चा हुई है, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा कर कंपनी
को मध्य प्रदेश में यूनिट की स्थापना करने का न्योता दिया है। और राउंड टेबल चर्चा के दौरान सीएम ने कहा कि उद्योगों की स्थापना और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने से मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में तरक्की करेगा। इंफोसिस की ग्लोबल डिलीवरी हेड से भी उनकी चर्चा हुई और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के स्थानीय कौशल को निखारने और रोजगार देने में मदद मिलेगी। जिस तरह से सरकार की कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में जो निवेश आए उसमें आधा जो वहाँ पर स्टाफ हो, युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिले। कॉग्निजेंट के सीईओ से भी उनकी बात हुई और उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएगी। तो अलग अलग उद्योगपतियों से, निवेशकों से सीएम की चर्चा हुई और जिस तरह से सीएम ने खुद कहा कि सार्थक ये चर्चा है और जो जिन निवेशकों से चर्चा हुई है उन्होंने पूरी तरीके से दिलचस्पी मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर दिखाई है। बिल्कुल। एक खबर, जिस तरह से बेंगलुरु दौरे से पहले सीएम ने जो कैबिनेट बैठक हुई और उस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। खासतौर पर कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसमें एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के लिए 3 पद भरना है। विभाग में प्रस्ताव आने पर ये रिसर्च और डाटा के आधार पर आकलन में मदद करेंगे। आगे बजट के निर्माण में भी मदद देंगे। वित्तीय सूचना प्रबंधन और आर्थिक विश्लेषण इकाई को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा बिल्कुल। और इस तरह से कुल इसके जो पद हैं, एफएमआईएम में 47 नए पद बनेंगे। कुल 34 पद आउटसोर्सिंग से, तो बाकी प्रतिनियुक्ति से पदोन्नति से भरे जाएंगे। ये अहम निर्णय जो कैबिनेट में हुआ है। इसके अलावा अन्य निर्णयों की हम बात करें तो हर घर तिरंगा अभियान में 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। 10 अगस्त को प्रदेश में 25,000 स्थानों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम होंगे। साइबर तहसीलों में राजस्व संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा। रीवा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल और सिविल ब्रांच स्थापित होगी और मीसा बंदियों की अंत्येष्टि की राशि 10,000 रुपए करने की उसमें मंजूरी हुई है। एक अहम खबर, जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, जिस तरह के वहां पर हालात हैं और 2 दिन पहले कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 5 बार के जो विधायक हैं, सज्जन सिंह वर्मा, जो उनका बयान आया उसके बाद जो सियासत है, जो राजनीति है मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का बताने वाले विवादित बयान को लेकर भाजपा अब हमलावर हो गई है। तमाम सारे जो नेताओं ने उन पर पलटवार किया है। इसी कड़ी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने वर्मा के बयान को देश विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सरकार में मंत्री हूं, इसलिए मांग नहीं कर सकता। जहां तक मेरी कानूनी समझ है, उन्होंने जो तुलना की है वो देशद्रोह की परिधि में आता है। तो ये जो मामला है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में गरमाया हुआ है। एक खबर, जिस तरह से पूरे देश चुनाव आयोग ने जो राज्यसभा की जो रिक्त सीटें हैं उसके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। 9 राज्यों में 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश की भी एक राज्यसभा सीट है जिस पर चुनाव होना है। तो लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव 3 सितंबर को होगा। 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और निर्वाचन आयोग ने, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, कि 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मौजूदा समीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि एनडीए की 11 सीटें और कांग्रेस को तेलंगाना में 1 सीट मिल सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश की भी सीट की बात करें तो पूरी संभावना यही है कि ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी। तो ये अहम खबर है जिन्होंने समाचार पत्रों में जगह पाई है। जी बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। सुनील नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्थानीय संपादक। सुनील जी, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर प्रकाश डालिए, दर्शकों को बताइए कि वो बड़ी खबरें कौन सी है जो अखबार में खास हेडलाइंस बनी है, शॉर्ट में। मनीष जी, कल 9 अगस्त है और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जहां छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव कस्बों से लेकर जिला मुख्यालयों और संभाग तक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ बातें ध्यान में रख के इस राज्य को बनाया था। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसका मूल कारण था कि छत्तीसगढ़ की जो बड़ी आबादी आदिवासियों की है उनको प्रतिनिधित्व मिले, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और उनका कल्याण। लेकिन इतने वर्षों में कभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य को नहीं मिल पाया था। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जरूर है। स्वर्गीय जोगी की बाद में जाति को लेकर विवाद छिड़ा और वो गैर आदिवासी करार दिया। कुल मिलाकर पहला ऐसा मौका है कि राज्य को आदिवासी समुदाय का मुख्यमंत्री मिला है। इस लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े आदिवासी नेता अपने बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सामाजिक आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा इस अवसर पर, चूंकि आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, तो विष्णुदेव साय सरकार ने टाइगर रिजर्व एक सेंचुरी की घोषणा की है। गुरु घासीदास कुमार पिंगला करके इलाका है रायगढ़, और एक बड़ा इसमें लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का ये देश को एक नया टाइगर रिजर्व मिलेगा। तो इससे छत्तीसगढ़ का इकोसिस्टम भी सुधरेगा, क्योंकि जल, जंगल और जमीन को लेकर आदिवासी सदैव परंपरागत रूप से लड़ते रहे हैं। तो लिहाजा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको नकारा गया है, उसको हतोत्साहित नहीं किया गया है, लेकिन सैचुरेशन की स्थिति है। लिहाजा अब इको डेवलपमेंट की तरफ सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और सरकार ने किया है कि जो सरकारी स्कूल है, अब वहां पर भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पेरेंट्स मीटिंग होगी। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद मिलेगी। आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से अभिभावकों और टीचर्स और जो संचालक होते हैं स्कूल के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे बच्चों की गुणवत्ता निखरती है। अब ये सेम पैटर्न सरकारी स्कूलों में भी अपनाया जाएगा, तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की गुंजाइश जाहिर की जा रही है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। देवभूमि के क्या हालात है, वहाँ कौन सी बड़ी खबरें अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है। महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़े हैं, स्टेट ब्यूरो हेड। महेश जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें बताइए दर्शकों को कि कौन सी बड़ी खबरें हैं जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर निरंतर चल रही बारिश ने यहाँ पर बहुत दिक्कतें पैदा कर दी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लगातार जो रेस्क्यू की बात चल रही थी, वहां से लगभग सभी लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी लगभग 2300 लोग अभी भी केदारनाथ धाम में हैं। अभी जो 400 लोगों के आसपास का जो रेस्क्यू होना था, उसमें से लगभग 210 लोगों को वहां से निकाल दिया गया है। और अभी जो चूंकि हवाई सेवा अभी बाधित है, वहां का जो मौसम है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मौसम बहुत ज्यादा घना कोहरा है और जो बादल है वो बहुत नीचे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वेदर में जो लगातार बारिश चल रही है, उससे बोल्डर गिर रहे हैं और जो भूस्खलन हो रहा है उससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। केदारनाथ के जो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी के ऊपर अस्थायी पुल बनाया गया था, जो सेना द्वारा बनाया गया था, वो बहुत ज्यादा पानी और कटाव की वजह से वो भी गिर गया है। तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना अभी वहां यात्रियों को पड़ रही है। जो मंदाकिनी के आसपास की मैं बात करूं तो वहां की जो नदी के जो तीखा ढलान है, वहां जो पानी आ रहा है, जो तेज धाराएं आ रही है, उससे कटान हो जा रहा है और उससे जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे के पास कमेडा की एक पहाड़ी जो बहुत लगभग 250 मीटर के आसपास जो वो गिर गया है, बोल्डर आ गए हैं। कार में एक इंसिडेंट होने से बच गया है, मतलब वो सुरक्षित है। आईआईटी रुड़की की मैं बात करूं, आईआईटी रुड़की जो मनीष जी है, वहां पर एक कर्मचारी तैनात था, वो उसने जहर खा लिया और उसने अपने जो उच्च अधिकारी, महिला उच्च अधिकारी है, उसने आरोप लगाया है कि उसकी वजह से उसने जान दिया। उसी के परिजन ये बात कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला बदला है। एक परिवार के 2 अभियुक्तों पर लगाया गया था कि हत्या और डकैती का एक आरोप था, वहां उन्होंने हाईकोर्ट ने ये फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना एक परिजन में जिस तरह का सर्कमस्टांसेस है, उस तरह सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्होंने वो बहाल कर दिया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज मनीष जी उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान का दिन है। आज प्रदेश की 13 महिलाओं को जो यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है, तीली रोताली राज्य स्तरीय जो पुरस्कार होता है, आज 13 महिलाओं को वो दिया जाएगा और 32 आंगनवाड़ी को भी सम्मान दिया जाएगा। ये जो उनकी मंत्री हैं
रेखा आर्या, आज उस एक कार्यक्रम में ये उनको सम्मान दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देहरादून नगर निगम के जो परिसीमन की बात चल रही है, 54 परिसीमन जो वार्ड है, 54 वार्ड है, वो उनका गलत परिसीमन हो गया था, उन्हें दोबारा करने के आदेश दे दिए गए हैं। उनका जो जैसे ये परिसीमन होंगे तो निकाय चुनाव की तैयारी भी चल रही है। एक बहुत बड़ी खबर वन्य जीव को लेकर के आ रही है मनीष जी। हरिद्वार में कल वाइल्ड लाइफ क्राइम के अधिकारियों ने 285 जोड़ी मॉनिटरिंग लिजर्ड्स के अंगों को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी तस्करी का एक मामला है, जो केंद्र सरकार से लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे और स्थानीय वन विभाग के साथ में उन्होंने इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये एक छोटी झोपड़ी में इस तरह के अंग मिले हैं, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की जो लोकेशंस हैं मनीष जी, वो पूरे देश विदेश में फेमस हैं। उसी को लेकर के जो एक्टर है राजपाल यादव, वो कल मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि यहाँ की जो सुंदर जो प्रकृति है उसके साथ में यहाँ पर फिल्म होनी चाहिए, ताकि ये देश विदेश में विख्यात हो सके। ठीक है महेश जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महेश जी। उत्तर प्रदेश को रुक कर लेते हैं। ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है, बताइए दर्शकों को, जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, क्यों बनी है, उनके मायने क्या है? देखिए मनीषी, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक अजीब गरीब मामला सामने आया कि भूत ने एफआईआर कराई है और भूत ने बयान भी दे दिया है। पुलिस ने चार्जशीट तक दाखिल कर दी है। बता दो कि पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और अनोखा केस देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की जो जिला है कुशीनगर की, पुलिस ने गजब का कारनामा कर दिखाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस जांच में आंखें खोल देने वाला एक अनोखा प्रकाश सामने आया। इसमें मरने वाले 3 साल बाद शब्द प्रकाश नाम के व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज करा देने के बाद कुशीनगर के पुलिस विवेचना अधिकारी द्वारा उस शख्स का बयान भी दर्ज कर चार्जशीट दाखिल कर दी गई। यह बात यहीं नहीं रुकी, वादी शब्द प्रकाश के भूत ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 19 दिसंबर 2023 को वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी मिले और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम की बेंच में जब यह मामला सामने आया तब यह बात खुली और जस्टिस सौरभ श्याम भी मामले को देखकर हैरत में पड़ गए और उन्होंने पूछा कि पुलिस ने 3 साल पहले मर चुके आदमी का बयान कैसे लिया। इस पर हाईकोर्ट ने कुशीनगर एसपी से रिपोर्ट तलब की और हाईकोर्ट ने कुशीनगर पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैं इस केस के तथ्यों से हैरान हूं और किस तरह से पुलिस अपराध की विवेचना करती है और पुलिस ने 3 साल पहले मर चुके आदमी का बयान दर्ज कर लिया। ये कैसे किया गया है? कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को निर्देश दिया है कि यहाँ एक भूत निर्दोष को परेशान कर रहा है, विवेचना अधिकारी को अपना बयान दर्ज करा रहा है, ऐसे विवेचना अधिकारी की जांच करके रिपोर्ट पेश करें और साथ ही हाईकोर्ट ने आपराधिक केस की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट बार बार एसोसिएशन से कहा कि इस मामले में वादी के वकील को भविष्य में सावधानी बरतने की सीख। बिल्कुल जाने पूरा मामला हम आपको बताना चाहेंगे कि अजीबोगरीब मामला शिकायतकर्ता शब्द प्रकाश से जुड़ा है, जिसकी 19 दिसंबर 2011 में मौत हो गई थी और कुशीनगर की कोतवाली हाता में एक एफआईआर 2014 में दर्ज की गई थी, जिसमें वादी शब्द प्रकाश थे और आरोपी पुरुषोत्तम समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं धारा धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज लगाना और धमकी देने की लगाई गई थी। जांच के बाद विवेचक ने 23 नवंबर 2014 में चार्जशीट लगा दी और इसके बाद पुरुषोत्तम समेत चारों ने हाईकोर्ट में चार्जशीट को रद्द करने की अपील की और उन्होंने केस को चैलेंज किया कि पूरा केस ही फर्जी है, जिसका समर्थन सीजीएम कुशीनगर की रिपोर्ट में भी किया गया। उन्होंने मृतक की पत्नी के बयान और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर रिपोर्ट दी। वहीं वकील ने कोर्ट में कहा कि मृतक व्यक्ति कैसे केस कर सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्यों को प्रस्तुत किया और चारों ने चार्जशीट रद्द करने को हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद यह मामला पूरा प्रकाश में आया। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन 1300 करोड़ के घाटे में, ये कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन 1300 करोड़ के घाटे में, इसका खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा मनीष हुआ है। वर्ष 2022-23 में आवास विकास ने 5000 करोड़ सरकारी खजाने में भरे और वन निगम ने भी 1100 करोड़ रुपए कमाए। वहीं यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन 1362 करोड़ और नोएडा में मेट्रो 385 करोड़ रुपए के घाटे में है।
आपको मैं बताऊंगा कि स्मार्ट सिटी में वाराणसी और सहारनपुर छोड़ सभी घाटे में इस तरह सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा भी सभी जिलों में सरकारी खजाने पर बोझ है। बिल्कुल और ठीक है रिपोर्ट ज्ञानी के जी। मुताबिक वर्ष 2022-23 में यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन पर 10,193 करोड़ रुपए का कर्ज भी था मनीष। बिल्कुल ठीक है, और आप सभी का बहुत शुक्रिया, चूंकि अब समय इतनी ही इजाज़त देता है। तो बता दें कि आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमने जाना देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, टेलीविज़न की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही है। उन खबरों से आपका वास्ता क्या है और उन खबरों के मायने क्या है? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।